नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। हर सैटरडे को हम जातक कथा की सीरीज लेकर आते हैं और आज पेश है आप सबके सामने फल जातक। फल जातक जैसा कि नाम है, ये फल जो पेड़ों पे फल उगता है, तो फल की चर्चा है इसीलिए फल जातक इसका नाम दिया गया है। इससे इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, एक बहुत बड़ी मोरल वैल्यूज आपको पता चलेगी। इस कहानी को, इस जातक को पूरे अच्छे से सुनिए, अंतिम तक सुनिए और कंक्लूड निकालिए कि आपको ये क्या शिक्षा देना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम आपको सीधे जातक कथा पर लेकर आते हैं। और ये जातक कथा भी सावत्थी यानी कि श्रावस्ती जेतवन बिहार के माध्यम से लिखी गई है। फल जातक जो कि 54 नंबर है। इस जातक कथा में दरअसल क्या होता है कि एक ऐसे माली के बारे में चर्चा है। आजकल तो माली एक कास्ट ही बना दी गई है। पहले माली कोई कास्ट नहीं होती थी, जो बाघों को देखभाल करता था कोई भी हो सकता था माली। तो वो बहुत ही होशियार था। होशियार कहने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था किसी भी फल को पहचानने में। तो उसके उपासक को के बारे में चर्चा है। होता क्या है कि सावत्थी में, यानी कि आज की जो श्रावस्ती है, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, बहराइच श्रावस्ती। पहले एक ही में था, अलग-अलग है। तो ये श्रावस्ती में एक गृहस्थ थे। पहले के गृहस्थ लोग क्या करते थे कि बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर बुलाते थे खाने-पीने के लिए और उनसे कुछ शिक्षाएँ ग्रहण करते थे और इसको जीवन का सबसे अच्छा काम समझा जाता था। प्राचीन काल में दुनिया में अगर किसी चीज़ को अच्छा समझा जाता था, कोई अपनी ज़िंदगी में सोचता था कि मैं कुछ अच्छा कर्म करूँ, तो उसके लिए सबसे बढ़िया कर्म क्या था कि वो भिक्षु लोगों को अपने घर बुलाता था, उन्हें खिलाता-पिलाता था, आदर-सम्मान करता था और जब तक वो लोग रहते थे, उनसे कुछ सीखता था। वो लोग बहुत अच्छा उनको उपदेश देते थे, कहानियाँ सुनाते थे, मोरल वैल्यूज़ देते थे, एजुकेट होते थे और भी लोग आते थे सुनने के लिए, ये सबसे अच्छा माना जाता था। तो वो भी पूरे बुद्ध को, बुद्ध प्रमुख हैं, उनको बुलाता है, पूरे भिक्षु संघ को निमंत्रित करता है और उनको आराम में बिठाता है। आजकल आराम का मतलब होता है, लोग कहते हैं आराम कर लीजिए, यानी कि आज जो इंग्लिश में रेस्ट वर्ड है, आराम करना, वो आराम हो गया। प्राचीन काल में आराम स्थल ज होता था, जहाँ पे आप जाकर बैठकर आप अपने आप को समझिए रेस्ट करते थे इंग्लिश वर्ड में। लेकिन आजकल शब्दावलियाँ उस जगह की जगह हटा दिया गया है। आराम अब स्थल कोई नहीं होता है, बल्कि आपको कहा जाता है कि आप आराम कर लीजिए। तो आराम में बिठाकर उन्हें यवागु और ख्वाजा देता है और फिर माली से कहता है कि आप इन भिक्षु लोगों को ले जाइए और इनको, उसका बगीचा था, बहुत बड़ा बाग था, बगीचा था, ले जाता कहता है ले जाओ और ले जाकर इन्हें घुमाओ-फिराओ बगीचे में और जो फल चाहें वो फल इनको खिलाओ। तो माली जो रहता है, वो जो देखभाल करते रहता है, कहता है बहुत अच्छा और वो उनको अपने साथ ले जाता है, पूरे उद्यान में घुमाता है, फिराता है, सारे वृक्षों को दिखाता है। वृक्ष को दिखा के बोलता है ये जो वृक्ष है, इसका ये जो फल है पक गया है। भिक्षु बोल रहे हैं कि पक गया है, मुझे तो लग रहा है कि अब ये कच्चा ही है। नहीं पक गया है, आप तोड़ के देखिए ना। और देता है तोड़ के, वो खाते हैं, उनको लगता है कि अरे हाँ, ये तो पका, सही में सही बोल रहा है। एक को बोलता है ये कच्चा है और भिक्षु लोग कहते हैं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये अभी पक गया है। तो कहता है नहीं, नहीं आप तोड़ के देखिए ना, ये पका हुआ है। खाते हैं तो वो।
तो इसी तरह से तमाम तरह के चीज़ों से भिक्षु संघ जब गुज़रता है, वो बताते जाता है, फाइनली भिक्षु लोगों को पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा फलों के मामले में एक्सपर्ट है। ये हर तरह का फल कौन मीठा होगा, कौन-सा खट्टा होगा, कच्चा होगा, क्या होगा, एक-एक बारीकी जानता है और नॉर्मल व्यक्ति देखकर जो अंतर नहीं बता सकता था, वो अंतर को वो पहचानने की कला उसको पता चल जाती है, रहती है। सोचिए इन लोगों ने काल्पनिक वाल्मीकि रामायण लिखा और उसमें वाल्मीकि रामायण में तो ख़ैर सबरी के बैर की चर्चा ही नहीं है। तुलसी के रामायण में भी चर्चा नहीं है, यानी रामचरितमानस में भी चर्चा नहीं है। बाद में इन लोगों ने रामानंद सागर ने अपनी किताब किताब क्या सीरियल बनाया और उसमें सबरी के झूठे बैर का कहानी झूठा प्रोपेगेंडा चला दिया। जिसमें इनको ये भी नहीं पता था कि सबरी जो है उसको बता रहे हैं कि उसको वो जंगल में भी रहती थी और उसको बेर भी नहीं पता चल पाता था कि खट्टा है कि मीठा है, जूठा कर के रखती थी। फर्जी कहानी। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं जातकों में कहानियाँ बनाई गई हैं कि जो देखभाल करता है वो बहुत अच्छा एक्सपर्ट है और बड़े अच्छे एक्सपर्ट है, वो सारी चीज़ों को बता पा रहा है और इवन इसके अतीत में भी जो कथा जाएगी उसमें भी बताया जाएगा कि उसमें भी एक्सपर्ट लोग पहले हुए हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जब ये बातें चल रही होती हैं कि वो लोग भिक्षु संघ लोग जब वहाँ से जाते हैं तो शास्ता यानी कि तथागत बुद्ध के पास जाते हैं और उससे तारीफ़ करते हैं, कहते हैं पूरा बुद्ध जो परिषद होता है वो लोग कहते हैं कि ये फल कच्चा है या अच्छी तरह पका नहीं है या अच्छी तरह पका है, जिसे वह जैसा कहता है एकदम वैसा ही निकलता है। तथागत से कहते हैं, तथागत कहते हैं कि देखो भिक्खु, ये पहली बार ऐसा नहीं है, बल्कि पहले भी लोग इस तरह के एक्सपर्ट हुए हैं। आइए मैं आप लोगों को अतीत कथा सुनाता हूँ। तो वो अतीत कथा उनके माध्यम से अब दिखाया जाता है और उसमें दिखाया जाता है जैसा कि आप जानते हैं, अतीत कथाएँ ज़्यादातर राजा ब्रह्मदत्त से शुरू होती है, तो ये भी कहानी ब्रह्मदत्त से शुरू हो जाती है और उनके ही समय में राजकाज में जो कि वाराणसी के राजा थे और वाराणसी में जो बोधिसत्व हैं, वो एक श्रेष्ठी कुल में यानी कि एक व्यापारी कुल में पैदा होते हैं। कपुड़िया सब कहेगा कि बोधिसत्व बुद्ध से पहले के सब लोग केवल क्षत्रिय ब्राह्मण में पैदा होते हैं। समझे ना? गपोड़ी जो हैं, जो 5वीं में 18 बार फ़ेल हो चुका होता है, जो मुँह से पैदा होने का दावा करता है ये गपोड़ों को, तो उनके चक्कर में ना पड़ें। यहाँ आप देख सकते हैं श्रेष्ठी कुल में पैदा होते हैं, यानी कि एक व्यापारी जो होते हैं, वाणिज्य जो गाड़ी वगैरह में सामान ढोता है, उस कुल में पैदा होते हैं, तो उत्पन्न होते हैं और जैसे ही आयु प्राप्त होने यानी जैसे ही थोड़ा-सा बड़े होते हैं, तो वो 500 गाड़ियाँ ले लेते हैं, वाणिज्य करते हुए यानी सामान बेचने निकल पड़ते हैं। तो अब ये कथा सुनाई जा रही है जिसमें इस प्रसंग का इसका एक कि ये जो फल पहचानने की कला है, इसका क्या उपयोग है? ये जो एक्सपर्टीज़ उसमें दिखाया गया जो फलों को पहचानता है, देखता है, इसका कितना बड़ा यूज़ है। मतलब तथागत के माध्यम से ये कहानी जो है आपको उस बात को ले जाना चाहती है, वहाँ तक आपको पहुँचाना चाहती है कि किसी भी पॉइंट का एक्सपर्ट होना कितने लोगों की जान बचा सकता है। समझे ना? एक्सपर्ट होना, तो वही ये अतीत कथा दिखाई जाती है कि एक बार बोधिसत्व जब व्यापार के जंगल के रास्ते से गुज़र रहे हैं, 500 गाड़ियाँ लिए हुए हैं, वाणिज्य को गुज़र रहे हैं और जो वहाँ से महामार्ग गुज़रता है, उस समय तो भई आज की तरह डामर और पिच, कंक्रीट की तो नहीं होती थी सड़कें। लेकिन उस समय कच्ची सड़कें बनी होती थी, जिसमें घुड़सवार, राजा वगैरह के घोड़े वगैरह जाते थे, काट-फूट के हल्का-फुल्का रोड बनाया जाता था। तो उस तरह से उस महामार्ग से ये जा रहे थे और जंगल का जो मुख्य द्वार था, वहीं पे मुख्य द्वार यानी जंगल में जहाँ घुसना था, वहीं पॉइंट पे सब सारे लोगों को एकत्र करते हैं, उनके साथ जितने लोग होते हैं और उन सबको समझाते हैं बोधिसत्व। कहते हैं कि देखो, ये जो जंगल है, इसमें ना कई विष वृक्ष हैं, यानी कई ऐसे पेड़ हैं, जिनका तुम फल खाओगे या खाते ही टपक जाओगे, मर जाओगे। क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे पेड़ हैं, विष वृक्ष हैं, उनका तुम फूल जो है वो भी ज़हर है।
फल भी ज़हर है और उनका जो मधु है मतलब उसमें से कुछ जो भी लिक्विड वगैरह जो मधु है वो भी विष है। तो गलती से भी तुम ऐसे फूल को, फल को, इस तरह के पत्र को तुम मत खाना, बिल्कुल भी नहीं छूना, बिना जानकारी के, बिना मुझसे पूछे कुछ भी तुम लोग नहीं छूना। तो अब ये बात जब बोलते हैं अपने सारे आदमियों को जो उनके साथ गए थे, तो सब बोलते हैं अच्छा, वो कह के वो आगे चल जाते हैं। लेकिन व्यापार का रास्ता था, जंगल का रास्ता था, काफ़ी दूर से आ रहे थे, भूखे थे सब लोग। तो क्या होता है उसमें कि ये लोग जैसे-जैसे आगे जाते हैं, तो उनको वहीं पे ही जैसे भीतर घुसते हैं, वहाँ पे एक पेड़ दिखाई देता है, जिसका नाम था किम्फल। और उसका जो तना था, शाखा था, पत्ते, फूल, फल, सब के सब बिल्कुल जो आम का पेड़ होता है, एग्ज़ैक्ट वैसे ही थे। बिल्कुल लग रहा था कि आम का ही पेड़ है, जंगल में उगा हुआ है। उसका जो फल था, वो भी बिल्कुल वैसे था। उसका रंग, कलर, आकार और जो उसकी गंध थी, महक थी, रस था, सब बिल्कुल आम की तरह। तो अब यहाँ लिखा हुआ है इस वृक्ष के कच्चे पक्के फल आम के फल के सदृश थे, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का सब आम की तरह था, लेकिन खाने में हलाहल बीस की तरह। अब ये जो शब्द है ना हलाहल बीस, ये हलाहल बीस बुद्धिज्म का शब्द है। हलाहल बीस जो वज्रपाणी हैं, वज्रपाणी आप लोगों को मैंने बताया होगा कि वज्रपाणी क्या करते हैं कि एक बार सारे भिक्षु संघ ने सोचा कि चलो भाई, उम, मतलब कहानियाँ हैं, बुद्धिज़्म की कहानियाँ हैं, इनमें भी बहुत सारी काल्पनिक कहानियाँ जैसे जातकें होती हैं, उस तरह की कहानियाँ हैं कि उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग समुद्र के नीचे से औषधि निकाला जाए। कुछ ऐसा औषधि निकाला जाए, मेडिसिन निकाला जाए, जिससे कई सारी बीमारियाँ का इलाज किया जा सकता है। तो वो समुद्र मंथन करने गए। बस क्या हुआ कि समुद्र मंथन करके औषधि निकाले थे, निकाल के उन्होंने वज्रपाणि जो थे उनको दिए कि लो तुम सँभालो। और उसमें क्या हुआ कि वज्रपाणि के जो हैं, उन्होंने जो मतलब वहाँ पे जो असुर थे या जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, तो गड़बड़ हो गया, वो चीज़ चला गया, उनसे हाथ से चला गया, छीन लिए या लेके चले गए। तो यहाँ पे वज्रपाणि को जो उन्होंने जो गलती की उसकी सज़ा उनको मिली थी कि आपको इसका सज़ा मिलेगा कि आपने सही चीज़ को सही जगह पे नहीं पहुँचाया, तो उनको सज़ा मिली थी कि आपको हलाहल विष पीना पड़ेगा, ज़हर पीना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को आपने जिसने भी पिछला स्ट्रीम देखा होगा, वहाँ पे मैंने दिखाया था कि 5वीं सदी में सारनाथ में एक मूर्तिकला मिली है और उस मूर्तिकला में बाकायदे दिखाया गया है अवलोकितेश्वर को कि वो हलाहल विष जो है, वो पी रहे हैं। ये चीज़ बाकायदे दिखाई गई है। अगर मैं देखता हूँ, अगर वो मिल जाता है, एक बार यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी हो सके। अच्छा, शायद यहाँ पे नहीं है क्या ये? चलिए, यहाँ पे नहीं है, पर वो जिन्होंने भी पिछला स्ट्रीम देखा होगा, उनको मैंने ये चीज़ दिखाई थी। मैं यहाँ पे निकाल के दिखाने के प्रयास करता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। हलाल विष जो है, भारत के लोगों में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। पूरी जानकारी ना होने के कारण लोगों को सही जानकारी ना होने के कारण इनको ब्राह्मणों ने कुछ भी आलतू-फालतू और कहानियाँ सुना दी है, बक दिया है कि देखो शिव जी थे वो हलाहल विष पी गए थे, तो समुद्र का मंथन हो गया था, तो ये निकल गया था, वो निकल गया था। फर्जी-फालतू की कहानियाँ सुना दी गई है और लोग जो हैं, वो समझ लेते हैं कि हाँ भाई हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। हुँ, ये आ गया है, बस मैं शेयर कर देता हूँ। और इससे आपको ये चीज़ भी समझने में मदद मिलेगी कि देखिए किस तरह से हाँ, ये देखिए। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे अवलोकितेश्वर हैं, इनको हलाहल विष दिया जा रहा है पीने के लिए और इसी कारण से इनका गला जो है नीला हो जाता है, जिस कारण से इनको अवलोकितेश्वर नीलकंठ कहा गया, नीलकंठ। आप देखेंगे कि ये 5वीं सदी का है, पुरातत्व सबूत मिला है। अब मैं यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सारनाथ ने जो लिखा हुआ है, इसको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, कि वो क्या लिखा हुआ है, अपनी आँखों से आप पढ़ लेंगे। ये
थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ मैं, इसको ज़ूम करता हूँ और आप लोग अपनी आँखों से पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मेरे ख़्याल से आप लोगों को ये दिख रहा होगा और ज़ूम कर दूँ। अब अपनी आँखों से, पूरी आँखों से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये सब लोग देख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? नीलकंठ अवलोकितेश्वर। आँखों से अपनी देख लीजिए, नीलकंठ, साथ में क्या लिखा है? अवलोकितेश्वर, 5वीं-6ठी सदी ईसा पूर्व बलुआ पत्थर से बना है। तो ये हलाहल बीस जो है, जो शब्द यहाँ जातक कथा में प्रयोग किया गया है, यही हलाहल बीस है जो यहाँ आप देख रहे हैं इनके हाथों में बोधिसत्व के। ये बुद्धिज़्म का शब्द है। जब ब्राह्मणों ने मुगलों के कालखंड में, अंग्रेज़ों के कालखंड में पुराण लिखे, तो उन्होंने क्या किया कि ये सारे शब्दावली हलाहल को उठाया और बुद्धिज़्म की इसी कहानी को उठा के समुद्र मंथन में कन्वर्ट कर दिया। और फिर क्या किया कि ये जो बोधिसत्व थे, अवलोकितेश्वर थे, इनको शिव चढ़ा दिया कि इनके काल्पनिक जो शिव हैं, वो पी गए। उनका नाम नीलकंठ कर दिया। अब हम लोग बहुजन लोग, अच्छा साउंड कम आ रही है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं कि साउंड कम आ रही है। साथियों एक बार आप लोग कन्फर्म करें कि साउंड कम आ रही है क्या? कोई व्यक्ति अगर हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन सुन रहा है, तो वो मुझे बताएँ कि क्या साउंड कम आ रही है? जो लोग भी हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन पहने हैं, साउंड कुछ लोग बोल रहे हैं ओके है। ठीक है, तो जिनको भी कम आ रही है, आप अपना बैकग्राउंड चेक कीजिए कि क्या आप किसी हाई तेज़ नॉइज़ साउंड में तो नहीं बैठे हैं? क्या आपके अगल-बगल तेज़ पंखे चला के तो नहीं बैठ गए हैं? आप शोर-शराबे वाले खुले स्थान पर तो नहीं बैठे हैं? अगर ऐसा होगा तो आपको साउंड कम प्रतीत होगा। ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हलाहल का, ये बुद्धिज़्म का शब्द है, बुद्धिज़्म की शब्दावलियाँ हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि सही आर्कियोलॉजी और सही जगह से अगर आप ज्ञान लेंगे, तो ब्रह्मनिज़्म की जितनी भी झूठी और गपोड़ कथाएँ हैं, सब आसानी से पकड़ लेंगे। और ये आपको चिल्लाते रहते हैं कि भई पुराण में मिलावट हो गई, मिलावट। पुराण में मिलावट नहीं हुई, दरअसल इन लोगों ने पुराण ही मिलावट करके लिखा है। बुद्धिज़्म की ओरिजिनल चीज़ों को ही चुरा के और झूठी-मूठी गपोड़ कथाएँ करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो शब्द यहाँ पे आया था हलाहल, कि लेकिन खाने में हलाहल विष की तरह, यानी अत्यंत जहरीला था। उसी समय प्राणों का नाश कर देते थे, मतलब जो उसको खाता था वो उसी समय निपट जाता था, मर जाता था। लेकिन खाने, अब यहाँ पे क्या होता है, सदृश्य थे। तो आगे-आगे जाने वाले कुछ लोभी आदमियों ने, अब उसमें से जो साथ में उनके व्यापार के लिए जा रहे थे, अब हर व्यक्ति तो सही नहीं है। आप 10 लोगों को समझाएँगे, तो हो सकता है 10 में से 8 लोग, 6 लोग, 5 लोग, 4 लोग समझ जाएँ। 1-2 ऐसे ज़रूर होंगे जो कहेंगे पक्का इसको कुछ न कुछ फ़ायदा है इसमें, तभी ये ज्ञान बाँट रहा है। फ़ायदा नहीं होता तो ज्ञान बाँटता ये? पक्का ऐसे ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसे लोग थे कुछ लोभी व्यक्ति, उनको लगा कि ये जो बोधिसत्व कह रहा था कि हमसे पूछ के खाना, ऐसे मत खाना, बहुत ज्ञानी बन रहा है, बहुत बड़का जानकार है। हैं? हट! आम का पेड़ है, सब चीज़ उसी तरह से है, खाएँगे हम, क्या कर लेगा? गए और उसको क्या किया उसने कि यह आम का वृक्ष है समझ फल खाया। कुछ ने, जो लोग जिनको लगा कि नहीं ये जो बोधिसत्व है, ज्ञानी है, व्यापार करता है, आता-जाता है, जानकारी है इसको, बोल रहा है तो कुछ जान के ही बोल रहा होगा, तो उन्होंने कहा कारवान के सरदार को पूछ कर खाएँगे। उसे उसने कहा था जाने से पहले वो सब पूछ के खाएँगे। कुछ लोग रुक गए और हाथ में लिए खड़े रहे। तो उन्होंने सार्थवाह यानी करवान के सरदार, यानी जिनको बोधिसत्व कहा जा रहा है, के आने पर पूछा आर्य। अब यहाँ आर्य जो शब्द है, ये बुद्धिज़्म में जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनको दर्शाने के लिए शब्द होता है आर्य। लेकिन धूर्तों ने क्या किया है, आर्यन माइग्रेशन थियरी बना के, और आर्यन माइग्रेशन में आर्य जो है, ब्राह्मणों को कह दिया कि ये आर्य हैं। अब देखिए इतिहास, बुद्धिज़्म के इतिहास को बिगाड़ना हो तो इससे बड़ी धूर्तता नहीं हो सकती है कि बुद्धिज़्म के शब्दों को नेगेटिव बना दो। बुद्धिज़्म में शब्द होता है आर्य, उसका हिंदी अनुवाद आर्य होता है। तो आर्य हमेशा ही बुद्धिज़्म में जो ज्ञानी विज्ञानी होते थे, उनके ही लिए प्रयोग होता था।
नहीं तो सीधे ब्राह्मण माइग्रेशन थियरी बनाओ ना, ब्राह्मण विदेशी थियरी बनाओ। आर्य क्या होता है? आर्य कौन सी जाति है? ये बुद्धिज्म के शब्दावली को बिगाड़ने के लिए सब शब्द लिया गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आर्य इन आम के फलों को खाएं, पूछते हैं बोले। कहते हैं बोधिसत्व ने यह जान कि यह आम का वृक्ष नहीं है, यह आम वृक्ष नहीं, यह किम्फल वृक्ष है, मत खाओ, मना किया। मना किए, वो जान गए कि ये तो किम्फल वृक्ष है, आम का तो वृक्ष है नहीं। और जिन्होंने खा लिया था, जो व्यक्ति जो लालची थे, लोभी थे, सोच रहे बहुत ज्ञानी, उनको ये उल्टी करवाते हैं। उल्टी करा के फिर उस सबको चतु मधुर पिलाते हैं, जिससे कि उसका तत्काल असर न पड़े। उल्टी वोमैट हो जाए तो भीतर नहीं जाएगा, तो बच जाएंगे, तो उनको ये बचा लेते हैं। तो अब होता क्या था वहाँ पे कि जो भी लोग आते थे, गुजरते थे, भूखे भूखे प्यासे रहते थे, आम का पेड़ समझ के चढ़ते थे, खाते थे और खा के निपट लेते थे। जब निपट लेते थे तो बगल वाले जो गाँव-वाँव वाले होते थे, अगले दिन आते थे। जब उनको पता चलता था कि अच्छा इधर से ये सब गया था, तो पक्का खाया तो ज़रूर होगा, जो खाया होगा निपटा होगा, तो उसके जितना भी सामान, व्यापार का सामान ले जा रहा होगा, वो सब के सब वहीं पे पड़ा होगा। तो आते थे गाँव वाले, सब सामान ले लेके, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी था लेके चले जाते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए अगले दिन ग्रामवासी निकल के आते हैं। अब मृत मनुष्यों को देख उनके पाँव को पकड़ छिपे स्थान पर फेंक देते थे, गाड़ी सहित जो कुछ थे सब लेके जाते थे। तो क्या होता है उस दिन भी उन्होंने अरुणोदय के समय ही जैसे सुबह हुआ, सब निकलते हैं बाहर और सोचते हैं कि अब ये जितना बैल-वैल है सब तो हमारा होगा, मेरे होंगे, गाड़ी मेरी होगी, सामान मेरा होगा। तो ऐसा कह के वो जल्दी से वृक्ष के नीचे पहुँचते हैं और पहुँचते हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये तो सारे के सारे मनुष्य निरोगी हैं। तो उनको निरोगी देखते हैं तो पूछते हैं गाँव वाले सब, "तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये वृक्ष आम वृक्ष नहीं है?" तो उन्होंने कहा, "हम नहीं जानते, हमारा ज्येष्ठ सतवाह जानता है।" मनुष्यों ने बोधिसत्व से पूछा, "हे पंडित, तूने कैसे जाना कि यह वृक्ष आम का वृक्ष नहीं है?" अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि बोधिसत्व व्यापारी हैं, लेकिन उनको पंडित क्यों कहा जा रहा है? पंडित इसलिए कहा जाता था, पंडित किसी को भी कहा जाता था जो ज्ञानी होता था। तो पंडित शब्द भी बुद्धिज़्म में जाति सूचक शब्द नहीं है। आज की डेट में जितना ज्ञान, ज्ञानी, बमन या बमहन, आजकल तो ब्राह्मण कर दिया है, या पंडित, इसका मतलब एक ख़ास तरह की जो जाति है, अपना वो बना ली है, जाति बना ली है इन शब्दों। देख रहे हैं? घोटाला, शब्दों का घोटाला, जाति बना लिया। हुँ? मंदिर जो जितना नया मंदिर है उसके आगे जाके लिख देता है प्राचीन, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर। अब पता चलेगा कि उसका नींव का खुदाई जो है आज से 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले हुआ था। आगे लिख देगा प्राचीन, महाभारत काल से चला आ रहा है भाई साहब। एकदम गजब का घोटालाबाज़ है ये दुनिया, भारत में ऐसे-ऐसे घोटाले हुए हैं। तो वो पूछते हैं, "हे पंडित तूने कैसे जाना कि ये वृक्ष आम का वृक्ष नहीं है?" उससे 2 बातों से जाना। बोधिसत्व कहते हैं कि 2 चीज़ मैंने गौर किया और मुझे पता चल गया कि ये आम का पेड़ नहीं है। तो क्या कहते हैं वो कि न तो यह वृक्ष चढ़ने में दुष्कर है, ठीक है? मतलब ये जो वृक्ष है, चढ़ने में बड़ा आसानी से इसमें चढ़ा जा रहा था और ना ही गाँव से दूर है, ठीक है? मतलब इस पर बड़ा आसानी से चढ़ा जा सकता है, कोई भी व्यक्ति बड़ा आसानी से चढ़ सकता है, गाँव से दूर भी नहीं है। बस ये दोनों बात मैं देखा और फिर देखा कि ये पूरा पेड़ तो फलों से लदा हुआ है, मैं समझ गया दाल में कुछ तो काला है। अब देखिए यहाँ पे ये कितनी बड़ी मोरल शिक्षा देती है आपको कि सारे बहुजनों को कि जब भी आपको कोई दिखाए ना, कोई ड्रीम दिखाए, सिंड्रेला ड्रीम दिखाए कि आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, 5 किलो अनाज होगा, गैस पर गैस मिलेगा, दारू मुर्गा सब मिलेगा। कोई भी आपको बहुत अच्छी चीज़ है अगर ड्रीम दिखा रहा है, फर्जी ड्रीम दिखा रहा है, और आप सोचिए कि हमारे हज़ार सालों से इतनी गज़ब की चीज़ें, मतलब हमें हमारा हर हक छीना गया है और कोई हमको फर्जी का ये चीज़ ड्रीम दिखा रहा है, मतलब कुछ तो दाल में गड़बड़ है।
हमारे अपने लोग हमको कर सकते हैं, लेकिन जिनका इतिहास ही हमारा शोषण कर रहा है, वो जब ड्रीम दिखाए तो गड़बड़ है। यहाँ पे बोधिसत्व क्या पहचानते हैं कि गाँव बगल में है, पेड़ पर भी बड़े आसानी से चढ़ा जा सकता है, फिर भी फल पूरा बाकी है। गाँव वाला इस फल को नहीं तोड़ता है, चक्कर क्या है? समझ गए? सब चीज़ दिख रहा है आम की, अगर आम का पेड़ होता तो अगल-बगल के जो लड़के हैं, गाँव के हैं, वो तो आके अभी इसकी लूटमारी, सेंधमारी कर गए होते। बचा हुआ है। यानी कि यहाँ के लोग इस बात को जानते हैं कि ये पेड़ जो है जहरीला पेड़ है, इसीलिए वो कोई नहीं खाता है। तो हम लोगों को भी सतर्कता ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें यहाँ पे जान ली और तब उन्होंने बचा लिया। तो ये आप ये इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुजनों को छोटी-छोटी इस तरह की बातें जब हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, मोरल शिक्षाएँ देते हैं, तो उनका माइंड डेवलप होता है। उनके सोचने-समझने की, किसी भी विषम परिस्थितियों में डिसीज़न लेने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए छोटा बच्चा है। छोटे बच्चा जा रहा है, अब उसको कोई टॉफ़ी दे रहा है, बच्चा है, बच्ची है, कोई टॉफ़ी दे रहा है, ये दे रहा है। बच्चे को आप बचपन से समझाए रहोगे कि जो हमारे अपने माँ-बाप हैं, अपने माँ-बाप को छोड़ के कोई भी बाहर का, चाहे वो पड़ोस का हो, चाहे समाज का कोई भी हो या जान-पहचान का हो, वो आपको अगर कुछ दे रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? मेबी हो सकता है कि निस्वार्थ भाव से दे रहा हो, मेबी हो सकता है गलत भी भावना हो। आपको इतनी आसानी से कैसे मिल रहा है? तो ये बहुत बड़ी सीख है जो हमको समझनी पड़ेगी, जो ये भी मोरल शिक्षा यहाँ पे देने का प्रयास है कि बड़ा आसानी से चढ़ा जा सकता है, फिर भी फल लदा-लद है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तोड़ के फल के फँस जाते हैं वहाँ पे। तो वही बुद्ध जो हैं इसको कह के हे भिक्षु इस प्रकार पहले भी पंडित जन फल दक्ष हुए हैं, यह धर्म देशना कह के मेल मिलाकर जातक का सारांश निकाल। यह बताया कि उस समय की बुद्ध परिषद, ये जो अब की परिषद है वही थी और सत्वाह तो मैं ही था। तो ये जातक कथा इस तरह से यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोग इसका मोरल शिक्षा ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में पिन कीजिए लिखिएगा, मैं ज़रूर उसको पिन करूँगा। जिसका भी बेस्ट आंसर होगा, मैं उसे ज़रूर पिन करूँगा। तो मेरे ख़्याल से आज तो छोटी जातक कथा ही होती है और इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। फिर संडे को हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और जो भी डिबेटी हैं, जिनको भी डिबेट करना है, वो आप लेकर आइए। बहुत अच्छे टॉपिक पर कल हम लोग करेंगे स्ट्रीम। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए। शुक्रिया।